नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे, जिसमें हम 3 दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन आज सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की, जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि यहां बीजेपी के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से ने एनसीपी में शामिल हो रहे हैं। वो क्या है पूरी खबर, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे बिहार का हाल, जहां आज एलजेपी और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। क्या होगा घोषणा पत्र में खास, इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में चर्चा करेंगे दुर्गा पूजा की, जहां इस बार कोरोना काल में नियम कानूनों के तहत दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। तो चलिए अब इन तीनों मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं एकनाथ खड़से की। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी में शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से भी एकनाथ खड़से के इस्तीफे की पुष्टि कर दी गई है। बीजेपी ने एकनाथ खड़से को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने यह दावा किया है कि शुक्रवार को एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल होंगे। शुक्रवार दोपहर 2 बजे एकनाथ खड़से एनसीपी की सदस्यता ले सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनसीपी नेताओं और एकनाथ खड़से के बीच पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी। ऐसे में वो उद्धव ठाकरे सरकार में किसी मंत्री पद को संभाल सकते हैं। एकनाथ खड़से की नजर कृषि मंत्रालय पर होगी, जो अभी शिवसेना के पास है। बता दें कि पिछले कई महीनों से इस बात का कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ खड़से पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। रविवार को यह बात सामने आई थी कि एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इन दावों को गलत बताया था और कहा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। इसी उथल पुथल के बीच एनसीपी नेता शरद पवार का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ खड़से का महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा करने में अहम योगदान रहा है। ऐसे में अब उन्हें पार्टी में किनारा किए जाना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि साल 2015 में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार से इस्तीफा दिया था। उसी के बाद से ही खड़से का राजनीतिक करियर ढलान पर चल रहा था। एकनाथ खड़से के समर्थकों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के कारण ही उन्हें किनारे किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें एकनाथ खड़से ने कही हैं। आपको बता दें उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी में काफी सीनियर नेता रहे हैं खड़से, और अब एकाएक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि बातचीत चल रही थी कि ऐसा, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अब उन्होंने एकाएक बीजेपी से इस्तीफा दे करके एनसीपी का दामन थाम लिया। सत्यप्रकाश जी स्वाति, देखिए लगभग एक हफ्ते पहले से लगातार राजनीतिक तौर पे बातें खुल के सामने आ रही थी कि एकनाथ खड़से कभी भी जो है भाजपा से इस्तीफा देकर एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में आज लिखित तौर पर एकनाथ खड़से ने जो भाजपा को इस्तीफा दे दिया है। हालांकि भाजपा के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उनका स्वागत है, उनके फ्यूचर के लिए उन्हें कामनाएं भी दी हैं। लेकिन जिस तरह से ये बताया जाता है, एकनाथ खड़से बीजेपी के बड़े गद्दावर नेता थे, काफी समय से बीजेपी में सक्रिय नेता थे। बीजेपी को महाराष्ट्र में उठाने वाला अगर कोई है तो वो एकनाथ खड़से थे। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जो है उनके ऊपर आरोप लगाए थे, इस दौरान उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया था। इस दौरान तमाम बातें जो सामने आ रही थी। हालांकि अब जो एकनाथ खड़से ने इस्तीफा दिया है, माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो है एनसीपी अपनी मजबूती देखती हुई आ रही है। जी, आप कह रहे हैं कि एनसीपी अपनी मजबूती देखते हुए आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे सरकार में किसी मंत्री पद को भी वो संभाल सकते हैं। ऐसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कृषि मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। हालांकि शिवसेना के पास है कृषि मंत्रालय फिलहाल, और खड़से एनसीपी से जुड़ रहे हैं। देखिए स्वाति, ये विचार करने वाली बात है कि जिस तरह से एकनाथ खड़से पर कई आरोप लगे थे, यही वजह थी कि एकनाथ खड़से को जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार में दरकिनार किया गया था। अब ऐसे में अगर शिवसेना उनको तुरंत मंत्री पद देती तो जाहिर तौर पे विपक्ष लगातार आक्रामक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से एकनाथ खड़से ने आज शाम को जो है प्रेस वार्ता करने वाले हैं, उसमें तमाम बातों का जो है खुलासा करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ खड़से जब अपनी बात रखेंगे तो सरकार
जो पिछली सरकार है उसको लेकर तमाम जानकारियां शेयर करेंगे। वहीं अब शरद पवार की तरफ से और फिर मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से उनको पार्टी में आने को लेकर सराहा जरूर गया है। ऐसे में उनको बड़ा नेतृत्व दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मंत्री पद देने की बात कही जा रही है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में शाम को 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सारी बातें जो है सामने खुलकर आएगी। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन बेहद अहम है, खदसे को लेकर के बड़ी बातें कही जा रही हैं। बीजेपी में बहुत अहम उनके पास पद था और अब अगर बिना किसी मंत्रालय के वो एनसीपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जितना उनका वर्चस्व रहा है उसको ठेस पहुंचेगी। देखिए स्वाति, महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। कई वर्षों तक उन्होंने मंत्री पद संभाला है, ऊर्जा मंत्रालय भी उनके पास रहा है, सिंचाई मंत्रालय भी उनके पास है, तो काफी बड़ा अनुभव है। ऐसे में अगर उनको कोई भी मंत्री पद दिया जाता तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बड़ा योगदान होगा, एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में एकनाथ खड़से को मंत्री पद जरूर दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे थे, कहीं क्योंकि महाराष्ट्र में जो है महाआघाड़ी की सरकार है, तीनों पार्टियों को मिलकर इस पूरे मामले को सामंजस्य को समझना होगा, उसके बाद फाइनल अनुमति जो दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि एकनाथ खड़से जो है अब एनसीपी का रुख या दामन थाम लिए है, तो ऐसे में एनसीपी जरूर उनके कुछ अच्छे भविष्य की कामना जरूर करेगी। जी, एनसीपी भले ही भविष्य की अच्छी कामना कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें काफ़ी कहा है कि उनको बधाई है दी है और साथ ही उनके अच्छे भविष्य की भी कामना की है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे ज़्यादा जानकारी देते हुए। और अब रुक कर लेते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना अपना घोषणा पत्र जारी करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस ने बुधवार को पटना में अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बिहार में पहले चरण के लिए 22 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। उधर घोषणा पत्र जारी करते हुए एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि आप किस तरह से जातीयता को बढ़ावा देते हैं। जो व्यक्ति खुद सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी की घोषणा पत्र को जारी करने के साथ साथ मैंने बिहारी फर्स्ट के अपने दृष्टिकोण को सामने रखा, जो विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगा जो बिहार के लोग सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गलती से मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः इस चुनाव में जीत जाते हैं तो हमारा प्रदेश हार जाएगा, हमारा प्रदेश पुनः बर्बादी की कगार पर जाकर के खड़ा हो जाएगा। वहीं चिराग पासवान ने पटना में घोषणा पत्र जारी करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस ने राजधानी पटना में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, सांसद शक्ति सिंह गोहिल समेत अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। कांग्रेस को महागठबंधन में 70 सीटें मिली हैं। पार्टी लगातार मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी कर रही है। तो बेहद अहम दिन बिहार चुनाव को लेकर के। पिछले 3 दशक हम लोग सिर्फ बिहार में विकास की चर्चा ही करते रहे, पर सही मायनों में जो विकास यहाँ पे पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। अभी तक हम लोग अपने प्रदेश में सिर्फ जातीय समीकरण के आधार पर सरकारें बनती रही, सरकारें गिरती रही। अभी भी कई ऐसे सत्ताधारी नेता हैं जो सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं। किसी ने ईमानदारी से बिहार को आगे लेकर जाने की सोच नहीं रखी। मौजूदा मुख्यमंत्री को भी देखकर मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि भैया आप किस तरीके से जातीयता को आप बढ़ावा देते हैं। जहां एक तरफ बिहार का नेतृत्व करने के नाते आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे जाति व्यवस्था हमारे प्रदेश से खत्म हो, कैसे कम्युनलिज्म, और हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया 0 टॉलरेंस है हमारा कम्युनलिज्म के प्रति, सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा 0 टॉलरेंस है। पर वहीं दूसरी तरफ खुद जो व्यक्ति जातीयता को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता हो, उसके नेतृत्व में बिहार के विकास की कल्पना करना उचित है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं हरि पाठक। हरि, जिस तरीके से आज दोनों पार्टियों ने अपना अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, वहीं चिराग पासवान बेहद आश्वस्त दिखते हैं। भले ही वो बीजेपी से जुड़ने की बात कहते हो कि बीजेपी हमारे साथ भले चुनाव ना लड़ी हो, लेकिन प्रधानमंत्री को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। साथ ही साथ युवा नेता हैं वो, बिहार में युवा नेता है, बेहद स्पष्टता से सारी बातें रखते हैं, जातिवाद को हटाने की बात कर रहे हैं और जो युवा हैं उनको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हरि,
जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से दो पार्टियों ने आज अपना मैनिफेस्टो किया, उसमें चिराग पासवान आज पहली बार पिता की मृत्यु के बाद चुनावी मैदान में आए और उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। चिराग पासवान ने एलजीपी का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज किया और उन्होंने 15 साल के कार्यकालों को बताया है कि नीतीश कुमार क्या कार्यकाल किए हैं। बिहार में विकास की जहां तक बात आती है, उन्होंने सीधे तौर पर खारिज किया कि नल जल योजना और नली गली बनाना ये कोई विकास की बात नहीं है। उन्होंने युवाओं के ऊपर जोर देते हुए कि सबसे बड़ी बिहार की चिंता है कि युवा बिहार से पलायन की स्थिति में है। जी, जिस तरीके से हरी आपने बताया है कि वो नल जल और लगातार नीतीश के ऊपर वो अपने जो बातों के जो बाण होते हैं वो छोड़ते रहते हैं, वहीं क्योंकि वो युवा हैं इसलिए शायद युवाओं की समस्या को समझते हैं। उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में साफ साफ कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में ही युवाओं को काम मिले ताकि उनको प्रवासी ना होना पड़े, दूसरे शहर में जा करके या दूसरे राज्य में जा करके काम ना करना पड़े। हरी जी हाँ, ये बात कहना सही है कि शुरू से ही चिराग पासवान का युवाओं के प्रति काफी रुझान देखने के लिए मिला था, क्योंकि चिराग पासवान भी खुद युवा है और जिस तरह से पलायन की स्थिति जो कोरोना काल में जो मजदूर जो वापस आ रहे थे उस टाइम में अपने पिता के कार्यशैली को उन्होंने बताया कि उस वक्त भी नीतीश कुमार को बताया जा रहा था, लेकिन नहीं, जिस टाइम रामविलास पासवान हॉस्पिटल में थे उस टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सभी समस्याओं को नीतीश कुमार के सामने रखते थे, लेकिन इसका कोई निराकरण रिजल्ट नहीं निकला। और आज हम चाहते हैं कि अगर बिहार में किसी भी तरह की लघु उद्योग नहीं होने की वजह से मजबूरन यहाँ के लोगों को बाहर जाना पड़ता है, तो हमारा प्रमुख एजेंडा रहेगा बिहार में किसी तरह की लघु उद्योग वगैरह या बड़े उद्योगों को लाया जाए जिससे बिहार से लोगों का पलायन बंद हो। जी, जिस तरीके से हरी आप जानकारी दे रहे हैं, वहीं पे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार जातिवादी की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, ये बात कहना सही रहेगा कि नीतीश कुमार के ऊपर शुरू से तीखे वाण इनके द्वारा चलाया जा रहे हैं कि नीतीश कुमार जातिवाद की राजनीति को लेकर ही बिहार की सत्ता पर काबिज है, लेकिन उनका बीजेपी के ऊपर भी एक इस तरह की बातें आती हैं कि बीजेपी भी जहाँ पे जातीय समीकरण चल रहा है तो पूरी तरह से एनडीए को उन्होंने घेरे में लिया है कि और खास तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार को ही अपना निशाना साधा है कि बिहार कुमार को ही इन्होंने अपना निशाना बनाया। हरि पाठक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संवाददाता पटना से जुड़ते हुए ज्यादा जानकारी दे रहे थे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बार दुर्गा पूजा में पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिलेगी। इस बार पहले की तरह उतना शोरगुल और वो माहौल देखने को नहीं मिलेगा। इस बार काफी कुछ सा बदला होगा दुर्गा पूजा का उत्सव। वहीं दुर्गा पूजा को लेकर के कोर्ट ने कुछ राहत दी है। आपको बता दें, शर्तों के साथ अब अदालत ने दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले कोरोना वायरस संकट के कारण हाईकोर्ट ने ही दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों के प्रवेश पर बैन लगा दिया था। वहीं आपको बता दें कि कलकत्ता में फोरम फॉर दुर्गा पूजा की रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं देश के अन्य राज्यों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस बार सीमित लोग ही शामिल होंगे। अब छोटे पंडालों में एक वक्त पर 10 आयोजक सदस्य पंडाल में रह सकते हैं, जबकि अधिकतम संख्या 15 की होगी। वहीं बड़े पंडालों में ये संख्या और बढ़ सकती है। बड़े पंडालों में कुल 60 लोग अंदर रह सकते हैं, जिनकी लिस्ट बनानी होगी। इनमें से 45 लोग पंडाल में शामिल हो पाएंगे। नियमों के मुताबिक पंडाल के बाहर हर सुबह 8 बजे एक लिस्ट लगानी अनिवार्य होगी, जिसमें पंडाल में आने वाले लोगों के नाम शामिल होंगे। इसे रोजाना की स्थिति के हिसाब से तय किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने सिंदूर खेला की इजाजत नहीं दी है। ये बेहद अहम रस्म होती है सिंदूर खेला की, इसकी इजाजत नहीं मिली है क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित होती हैं और एक दूसरे के ऊपर सिंदूर लगा करके, मांग भर करके चेहरे पर भी सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि उसमें अधिक भीड़ की गुंजाइश होती है। इसी के साथ अब अदालत ने इस मामले में आगे सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर, सिंदूर खेला को इजाजत नहीं, सीमित लोगों के साथ ही पंडाल में इस बार दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। तो दुर्गा पूजा में अब पहले जैसी इस बार रौनक नहीं होगी कोरोना महामारी की वजह से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं होने के निर्देश दिए गए हैं। पहले की भांति इस बार की दुर्गा पूजा कुछ अलग होगी। इस बार उतनी भीड़ पंडालों में नहीं होगी जैसे बड़ी संख्या में लोग पंडाल में मौजूद होते थे। एक समय में तकरीबन 250 से 200, 250, 300 के आसपास लोग एक पंडाल में रहते थे। छोटे पंडाल में कम लोग, बड़े पंडालों में ज्यादा लोग। लेकिन इस बार दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम लोग, सीमित लोग पंडालों में रहें। पहले तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि पंडालों में लोग एकत्रित नहीं हो पाएंगे, भक्त एकत्रित नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब कोर्ट ने कुछ राहत देते हुए कहा है कि छोटे पंडालों में 10 लोग, ज्यादा से ज्यादा 15 लोग, वहीं बड़े पंडालों में ज्यादा से ज्यादा 60 लोग ही एकत्रित हो सकते हैं। और उससे पहले हर सुबह 8 बजे तक जो लोग भी पंडाल में आएंगे उनकी सूची लग जाए, ताकि दुर्भाग्यवश अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकल आए तो उसके बारे में जानकारी मिल जाए कि कौन शख्स था, कहां से आया था, उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे, ताकि हिदायतें रखी जा सके। तो ये तमाम नियम कानूनों के साथ इस बार तीज त्योहार इस साल मनाए जा रहे हैं। न केवल दुर्गा पूजा, लेकिन बाजारों में भी कोर्ट ने कहा है कि दूरी अपनी बना करके रखें, मास्क लगा करके जाएं, हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें, ग्लव्स पहन करके रखें। कानूनों के साथ इस बार दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। और बेहद अहम एक रस्म होती है सिंदूर खेला की, जिसको बंगालीज मनाते हैं, और साथ ही साथ जो अन्य लोग भी होते हैं, जो महिलाएं खास तौर पे होती हैं, ये रस्म महिलाओं की होती है, जिसमें महिलाएं दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं, उनके मांगों में सिंदूर भरती हैं। जो विवाहिता होती हैं वो भी इस रस्म में शामिल होती हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके से इस बार नियम कानूनों के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाएगी, इस बार की दुर्गा पूजा में पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, जिस तरीके से कोर्ट की गाइडलाइन आई है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको फॉलो कराते हुए अब की बार दुर्गा पूजा के लिए विशेष नियम बनाए हैं और लॉकडाउन को देखते हुए और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को देखते हुए ये नियम फॉलो किए जा रहे हैं। जो नियम है वो अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जो छोटे पंडाल हैं उसमें लगभग 25 लोग और जो बड़े पंडाल हैं उसमें 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसके साथ ही सभी के चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना होगा। जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे, कहीं पर भजन होता था, कहीं पर कुछ अन्य प्रोग्राम होते थे, वो नहीं होंगे। साथ ही जो एक सिंदूर खेला एक कार्यक्रम होता था अष्टमी या नवमी के दिन में, वो नहीं होगा। और विसर्जन के समय जो ढोल नगाड़े आते थे और जिस तरीके से
लोग नाचते गाते मूर्ति विसर्जित करने ले जाते थे। अब की बार पूर्णतः रोक लगाई गई है। सादगी के साथ दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। सादगी के साथ एक लिमिट है, एक हाइट है मूर्ति की, इससे बड़ी मूर्ति भी नहीं बनवानी है। आकर्षण का केंद्र नहीं बननी चाहिए ताकि ज्यादा लोग वहां पर ना भीड़ उमड़े। उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के जो डीएम है उनको गाइडलाइन भी सेंड कर दी है और उसी गाइडलाइन को फॉलो कराते हुए अब की बार दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। जी पुनीत, आपने इस पे अपनी रिपोर्ट भी फाइल करी होगी, क्या कुछ आपको देखने को मिला जब आपने इन पंडालों में जा करके देखा होगा या इससे संबंधित आपने जो जानकारी एकत्रित की हो? वहां पर इस बार पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि कोर्ट ने साफ किया है कि सीमित लोग आएंगे और उनके आने से पहले एक सूची चस्पा की जाएगी सुबह 8 बजे कि कौन कौन लोग पंडाल में आएंगे। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से हर साल दुर्गा पूजा होती थी, लेकिन अब की बार जो माहौल बदला हुआ है, जब हमने इसकी कवरेज करी तो कहीं ना कहीं लोगों में एक निराशा है। लेकिन जो बड़े पंडाल हैं जो लगभग 10 सालों से ऊपर से लगते आ रहे हैं वो लगेंगे। हालांकि इस बार ऐसी रौनक नहीं रहेगी, सादगी के साथ लगेंगे। लेकिन जो छोटे पंडाल अभी साल 2 साल में लगना शुरू हुए हैं उन पर वहां का जिला प्रशासन फैसला लेगा। अमूमन पूर्वांचल में देखा गया है कि दुर्गा पूजा का क्रेज ज्यादा रहता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर पंडाल लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार ये दूरी बढ़ाई गई है क्योंकि भीड़ ना उमड़ने पाए। साथ ही जो लोगों की कैपेसिटी बनाई गई है कि इससे ज्यादा लोग नहीं होंगे, उसको भी लेकर के लोगों के मन में निराशा है। लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन के जो नियम है वो फॉलो करने होंगे, क्योंकि अगर हमें कोरोना से जीत पानी है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा। उसको देखते हुए सरकार पूरी तरीके से एहतियात बरत रही है। पुलिस प्रशासन जो है हर जिले का उसको एक्टिव कर दिया गया है। भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए, महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगातार लोगों से अपील करी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन करना है और साथ ही बाहर निकलना है तो मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए थे ज्यादा जानकारी देते हुए, क्योंकि इस बार के जितने भी त्योहार हैं उसमें पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिलेगी कोरोना काल महामारी की वजह से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।